के बारे में, जो कि एक बहुत महान राजा था, मीन्स बहुत बड़ा राजा था। अलेक्जेंडर इनेसन, ही वॉज द किंग ऑफ मैक्डोनिया एंशिएंट ग्रीक। ये कहाँ का राजा था? मैक्डोनिया का, जो कि एंशिएंट ग्रीक में पड़ता था। ही वॉन्टेड टू कंक्वेयर द ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, इतना ज्यादा एम्बिशियस था। अब इस पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए कितनी पावर चाहिए, ये था तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। He gathered a large army and started his conquest. तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी आर्मी को इकट्ठा किया, बड़ी सी आर्मी बनाई और निकल पड़ा विश्व को जीतने के लिए। After conquering Asia Minor, Egypt and Syria, he entered the Indian subcontinents कब 326 BCE। एशिया माइनर, इजिप्ट और सीरिया, इसको जीते इसने, मतलब इस पर अटैक किया और उसको जीत भी लिया। अब फिर उसने इंडिया पर उसने अटैक कब किया? 326 BCE में। BCE आपको पता है ना, CE और BC में ये डिफरेंस, मैंने टाइमलाइन का वीडियो बनाया है, अगर जो आपने नहीं देखा तो उसको देख लें जाके, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। द रूलर ऑफ तक्षशिला एंड अम्बी सबमिटेड विदाउट फाइट। तो जब उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया, इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर उसने पहले अटैक किया। तो यहाँ पर जो राजा थे तो उन्होंने कहा कौन कौन से? अंबिका और तक्षशिला के, ये जो राजा थे यहाँ के, तो उसने बगैर फाइट ही इतनी भारी, इतनी बड़ी सेना को देख के पहले ही घुटने टेक दिए। मोस्ट फॉर्मिडेबल वॉर वाज विद द किंग पोरस। अब देखो, तक्षशिला और अंबी के राजा ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ये जो पंजाब है, यहाँ पर एक राजा था, ये सब पहले पाकिस्तान सब एक ही था ना, तो ये सब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसी के लिए पूरा बोला गया है। ये पूरा पार्ट क्या था? हमारा इंडिया ही था। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो राजा था पोरस पंजाब में, तो उसने कहा कि ना, मैं तो किसी भी हालत में अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं सकता। तो पोरस उसने उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड भी था कि नहीं, मैं इससे फाइट करूंगा, मैं हारूं या जीतूं। उसके पास सेना भी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि किसके पास थी? अलेक्जेंडर के पास। बट उसने उसके बावजूद उससे फाइट की अलेक्जेंडर की, और बहुत दिनों तक ये चलता रहा, और एट लास्ट पोरस की हार हो गई। लेकिन अलेक्जेंडर इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ पोरस से, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही ब्रेवरी के साथ फाइट की। तो और ये जो युद्ध हुआ, ये जो वॉर हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस जो झेलम रिवर जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, वो मिलती है जाके इंडस में, ठीक है, इंडस रिवर में मिलती है। तो उसी के साइड में जो झेलम रिवर है ना, उसी को हाइडेस्पीस बोलते हैं, उसी रिवर के बैंक पे हुआ। आफ्टर दिस ही वांटेड टू क्रॉस इंडस रिवर बट हिज सोल्जर्स रिवोल्टेड, सो ही रिटर्न ग्रीस। अब देखो, ये तो इतनी दूर से वो लोग लड़ाई करते हुए आ रहे थे, अलग अलग सब जगह को कैप्चर करते आ रहे थे, उनको हराते हुए आ रहे थे, और तो इतनी दिनों से उनकी सेना लड़ रही थी, तो वो बहुत थक गई थी। और यहाँ पर उसने पोरस जैसे एक स्ट्रॉन्ग राजा को भी देखा, जिससे कि फाइट करने में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इसके बाद जब इधर यहाँ पर कौन रूल कर रहा था? ये कर रहे थे धनानंद। हमने आपको बताया था ना धनानंद और महापद्मनंद के बारे में, तो हाँ, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है धनानंद के बारे में। उस टाइम पे किसकी डायनेस्टी थी? धनानंद की डायनेस्टी चल रही थी, नंदा डायनेस्टी चल रही थी। तो धनानंद के बारे में उसने सुन रखा था कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, जिससे कि उसके सोल्जर्स थे, सोचे कि यहाँ पर जब हमें इतनी प्रॉब्लम हुई है, अगर जो हम इधर की तरफ बढ़े तब तो हम तो गए। इस वजह से, इस डर से भी बोलो, और वो थक चुके थे, इस वजह से भी जो उसके सोल्जर्स थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जबकि सिकंदर जो अलेक्जेंडर को सिकंदर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंडस रिवर थी, तो यहाँ पर युद्ध हुआ, ठीक है, कौन सा? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। तो अब जो ये इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए इसके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर एक बहुत पावरफुल राजा राज्य करता है। तो इसकी वजह से जो अलेक्जेंडर है, उसको निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। और जितने जो ये एरियाज है जहां पर उसने
उसने फाइट करके जितने एरिया को कैप्चर कर लिया था वहां पर उसने अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, गवर्नर बनाया, मीन्स उसको अपनी जगह पे उसको उनको बैठा दिया और अपना वापस चला गया ग्रीस में। ठीक है, अब देखते हैं अलेक्जेंडर के आने का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया पर। Enable the Mauryan to establish control over them and build an empire, जिसने कि मौर्य को एक बड़ा सा अंपायर खड़ा करने में हेल्प की। कैसे की? जब अलेक्जेंडर अपना गवर्नर नियुक्त करके चला गया था वापस, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसने उस पर कंट्रोल करके, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और जो ये एरिया था ये किसका था? जो अलेक्जेंडर के गवर्नर का। ये एरिया किसका था? अलेक्जेंडर के गवर्नर का। तो इसने इसको कंट्रोल कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य का अंपायर कितना बड़ा हो गया? ये इतना बड़ा हो गया। तो समझ में आया, चंद्रगुप्त मौर्य का अंपायर ये था, उसने वेस्टर्न इंडिया पर अटैक किया और अपने जो अंपायर का इतना बड़ा कर लिया। Opened up the land and sea route between Greece and India. अब अलेक्जेंडर के इंडिया पर आने से एक लैंड और सी रूट भी मिला। चलो देखते हैं। अब जब अलेक्जेंडर यहाँ पर अटैक किया उसने, तो एक रूट उनको पता चल गया कि इस रूट से हम ग्रीस डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, मतलब ये रूट हमारे लिए इजी है, वैसे लोगों को फाइट करना पड़ता। ठीक है, और एक लैंड रूट मिला। और जब यहाँ पर आया अलेक्जेंडर, उसने देखा इतने बड़े यहाँ पर सी को। ठीक है, कौन सा था? अरेबियन सी। तो उसको जिज्ञासा हुई, ठीक है, कि ऐसा कोई क्या हो सकता है रूट, ऐसा कोई रूट हो सकता है सी के थ्रू जिससे कि हम लोग ग्रीस पहुंच सके। तो उसने अपनी एक टीम भी भेजी ऐसे इसकी खोज करने के लिए, सर्च करने के लिए कि क्या यहाँ से भी कोई रूट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लैंड और सी रूट मिला ग्रीस एंड इंडिया के बीच में। ओपनड अप द वे ऑफ फॉर कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन ग्रीस एंड इंडिया। देखो यहाँ पर गवर्नर जो राज्य कर रहा था अलेक्जेंडर का, और लोग तो यहाँ पर इंडिया के ही रह रहे थे, तो ग्रीस का जो कल्चर था वो भी यहाँ पर आया, और इंडिया का कल्चर तो यहाँ पर पहले से ही था। तो इंडिया और ग्रीस का जो कल्चर है इसका मिक्सअप हुआ। ठीक है, गांधारा आर्ट इन्फ्लुएंस्ड विद हेलेनिस्टिक प्रिंसिपल। अब गांधार आर्ट एक आर्ट होती है जो कि एक लोकल आर्ट थी इंडिया की, जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी कहाँ के? ग्रीस की हेलेनिस्टिक प्रिंसिपल से। ठीक, हेलेनिस्टिक एक आर्ट थी, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन है? हमारी जो इंडिया की कौन सी आर्ट? गांधार आर्ट। तो खत्म होता है हमारा चैप्टर द किंगडम्स ऑफ मगध। मैंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो जो है ना वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि मैं आपको स्टोरी के जैसे ही पढ़ाऊंगी। अगर जो आपके भी कोई व्यू है ना तो उन्हें कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लग रहा है कि अब आप ना अपने इन चैप्टर्स को एक दूसरे से रिलेट करते हुए अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।